अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूँ आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबा तालबात, उर्दू में जो आज हमारा उन्वान है वो बहुत ही दिलचस्प है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जी हाँ, जो हमारा आज का उन्वान है वो है ख़त नवीसी। तो आज हम आपको ख़त नवीसी के हवाले से बताएंगे। ख़त नवीसी के हवाले से सबसे पहले हम करेंगे तदरीसी मकासद। तो ये तदरीसी मकासद क्या है, इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सब तवज्जो से सुने कि ख़त के हवाले से वो तदरीसी मकासद क्या हैं। तो सबसे पहले है ख़त और दरख्वास्त में फ़र्क कर सकें। अब आप देखिए, ख़त और दरख्वास्त दोनों के लिखने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, ख़त हम अपने वालिदैन के नाम लिखते हैं, अपने दोस्तों अजीज़ व कारब के नाम लिखते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों से हम बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हैं। ठीक है, अपने वालिदैन, अगर आपके वालिद या आपके भाई बैरून मुल्क मुकीम हैं तो आप उनको अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात के बारे में बताते हैं। ठीक है, लेकिन दरख्वास्त हम लिखते हैं स्कूल प्रिंसिपल के नाम अगर हमें छुट्टी चाहिए, या अगर हम कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो हम दरख्वास्त लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमें अपने मोहल्ले की सफाई करवानी है तो सफाई मोहल्ले के लिए हम दरख्वास्त लिखते हैं, और दोनों के लिखने का तरीका भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, इसके बाद है रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़त नवीसी का इस्तेमाल कर सकें। देखिए, ख़त व किताबत के ज़रिए हम अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ख़त लिखने का तरीका आता होगा तो हम बासानी ख़त लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके वालिद या आपके भाई किसी दूसरे शहर में मुकीम हैं तो आप उन्हें ख़त लिखकर अपने घर वालों की खैरियत से मुतला कर सकते हैं, अपने मसरूफियात के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी सूरत में आप ख़त लिख सकते हैं जब आपको ख़त नवीसी का सही तरीका आपको मालूम होगा। फिर है ख़त नवीसी के असूल व ज़वाबित जान सकें। देखिए, ख़त लिखने के लिए भी चंद असूल और ज़वाबित होते हैं जिनका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ख़त के अहम हिस्सों का जानना, कि ख़त लिखते वक्त हमने किस तरह से इसका आगाज़ करना है, हमने मतन में क्या कुछ लिखना है। ठीक है, और मतन में भी आप गैर ज़रूरी बातें ख़त में नहीं हम लिखते। ठीक है, मुख्तसर जुमले लिखते हैं, ज़्यादा तवील ख़त हम नहीं लिखते, और इख्तितामी सतूर में भी हम अलकाब व अदाब का ख्याल रखते हैं। तो ये सब असूल ज़वाबित हैं जो कि ख़त नवीसी के हवाले से आपको मालूम होने चाहिए। तो ये थे ख़त नवीसी के हवाले से चंद तदरीसी मकासद जो कि आपको बताएंगे। तलबा तालबात, ख़त नवीसी के हवाले से अब आपको चंद तवज्जो तलब बातें बताई जाएंगी और आप सब ये बातें बहुत तवज्जो और ध्यान से सुने। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ख़त नवीसी के हवाले से चंद अहम बातें। इस सिलसिले में सबसे पहले है ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, यानी ख़त लिख कर एक दूसरे से मिलना या मुलाकात करना, जिससे हम अपने ख्यालात से एक दूसरे को आगाह करते हैं। इसे आदि मुलाकात भी कहा जाता है। तो देखिए, अपनी बातें लिखकर किसी को बताना ख़त कहलाता है और इसे आदि मुलाकात भी कहा जाता है, यानी एक दूसरे से मिले बगैर हालात से आगाही और वाकफियत हासिल करना। फिर है जिसे ख़त लिखा जाए उसके रुतबे का लिहाज रखा जाए, यानी ख़त लिखते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जिसे आप ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा आपकी बातें सुन रहा है, इसलिए उसकी बुजुर्गी, उसके रुतबे और मर्तबे का लिहाज रखना चाहिए। उसके बाद है ख़त में फजूल और गैर ज़रूरी बातें ना लिखें, यानी वो बातें ख़त में शामिल ना करें जिनको लिखने का कोई मकसद ही ना हो
اور وہ غیر ضروری ہوں، یعنی آپ کے خط کے حوالے سے ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس لیے ان باتوں کو خط میں شامل نہ کریں۔ اس کے بعد ہے خط صاف کاغذ اور خشک خط تحریر کریں۔ جس پر آپ خط لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، وہ کاغذ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور خشک خط یعنی خوبصورت لکھائی میں آپ خط تحریر کریں تاکہ خط پڑھنے والا آپ کا خط دیکھ کر دلی طور پر خوشی محسوس کرے۔ اس کے بعد ہے خط میں چھوٹے جملے لکھیں اور طویل جملوں سے گریز کریں۔ یہ جب آپ خط تحریر کر رہے ہیں تو اس میں مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں اور جملوں کو طول نہ دیں، یعنی بہت ان کو طویل نہ کریں، مختصر جملے لکھیں تاکہ پڑھنے والا آپ کا خط پڑھ کر اکتاہٹ محسوس نہ کرے اور آپ کے خط کو وہ توجہ اور دلچسپی سے پڑھے۔ تو یہ تھی خط نویسی کے حوالے سے چند توجہ طلب باتیں۔ چلیں جناب، اب شروع کرتے ہیں خط کے اہم حصے۔ خط عام طور پر مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ۔ جو خط لکھ رہا ہے وہ خط کے سب سے اوپر دائیں جانب اپنے گھر کا مکمل پتہ بمائے تاریخ کے تحریر کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر کا پتہ لکھے، اپنے تعلیمی ادارے کا پتہ لکھے یا کسی ہاسٹل وغیرہ کے۔ اس کے بعد ہے القاب و آداب۔ القاب و آداب یعنی جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا رشتہ اور تعلق کیا ہے، اسی کی مناسبت سے آپ القاب و آداب تحریر کریں گے۔ مثال کے طور پر محترم ابا جان، استاد محترم، پیارے دوست، عزیز دوست، پیاری آپا جان، پیاری بہن۔ اس طرح کے القاب و آداب آپ رشتے اور تعلق کے لحاظ سے تحریر کریں گے۔ پھر آ جاتا ہے نفس مضمون، جسے متن بھی کہا جاتا ہے اور یہ خط کا سب سے اہم حصہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ہی آپ نے بتانا ہے کہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، یعنی اپنے خیالات اور اپنی جو کچھ آپ نے باتیں بتانی ہیں وہ آپ متن میں تحریر کرتے ہیں، یعنی اپنے خط لکھنے کی وجہ آپ اسی متن میں تحریر کرتے ہیں اور یہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر ہے اختتامی آداب و سطور۔ خط لکھنے کے بعد آپ رسمی انداز میں آپ آداب و دعا لکھتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، جیسے وسلام، آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا دوست، پھر اپنا نام لکھ کر اور پھر آپ خط کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی خط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے خط کے اہم حصے اور ان کی مدد سے آپ ایک بہت اچھا خط تحریر کر سکتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، اب آپ کے سامنے خط نویسی کے حوالے سے خط کا ایک خاکہ دیا جا رہا ہے اور اس خاکے کی مدد سے آپ مختلف عنوانات کے مطابق خط تحریر کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب توجہ سے سنیں کہ یہ خاکہ آپ کس طرح سے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں نمبر 1 پر خط لکھنے والے کے گھر، کمرہ امتحان، اسکول کا پتہ۔ اب دیکھیں کہ جو خط لکھ رہا ہے وہ کہاں بیٹھ کے خط لکھ رہا ہے۔ اگر وہ گھر بیٹھ کے خط لکھ رہا ہے تو اپنے گھر کا پتہ لکھے گا۔ کمرہ امتحان میں ہے یعنی امتحانی مرکز میں بیٹھا ہے تو وہ اپنے اس امتحانی مرکز کا پتہ لکھے گا، یا اگر اپنے اسکول میں بیٹھا ہے جماعت میں تو پھر وہ اپنے اسکول کا پتہ لکھے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ نیچے ایک مثال کے طور پر ہم نے لکھا ہے لاہور گرامر اسکول فیصل آباد، اس کے بعد مورخہ یعنی تاریخ آپ نے لکھنی ہے، جو بھی تاریخ ہوگی جب بھی آپ خط لکھ رہے ہوں گے اس کے حوالے سے آپ نے وہ مورخہ یا تاریخ تحریر کرنی ہے۔ تو یہاں ہم نے لکھا ہے 17 ستمبر 2020۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پر القاب۔ القاب میں اب آپ نے عہدے کے حساب سے بتانا ہے کہ یہ آپ
किस को ख़त लिख रहे हैं। उसमें आप देखें, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्यारे दोस्त। भाई को लिख रहे हैं तो भाई को भी आप लिख सकते हैं प्यारे भाईजान। फिर मोहतरम अब्बा जान, प्यारी आपा जान, ठीक है। और इनके साथ आप देखें प्यारे दोस्त के बाद एक आपको एक निशान नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं हरफे निदा, ठीक है। तो ये लाजमी हम ये निशान लगाते हैं हरूफ में, इसे हरफे निदा कहा जाता है। तो ये हरफे निदा का निशान आपने ज़रूर साथ लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नंबर 3 पर, आपने आदाब में क्या लिखना है, अलकाब व आदाब में, ठीक है। अलकाब में तो आप अपने ऊपर लिख दिया कि प्यारे दोस्त, प्यारे भाई। उसके बाद है आदाब में आप अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे, और अस्सलाम वालेकुम के बाद भी आपने हरफ निदा का निशान लाजमी लगाना है। उसके बाद है नंबर 4 पर इब्तदाई सतूर। अब इसमें आपने अपनी खैरियत बतानी है, अपने घर वालों की खैरियत। उसके बाद फिर आप जिसको ख़त लिख रहे हैं आप उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, ठीक है। फिर है नंबर 5 पर नफ्स मज़मून या मतन। अब ये जो नफ्स मज़मून या मतन है ये ख़त का सबसे अहम हिस्सा है। इसमें आपने ख़त के उन्वान के हवाले से गुफ्तगू करनी है, यानी आपने असल मुद्दा तहरीर करना है कि ये बताना है कि ख़त लिखने की वजह क्या है और इस ख़त को आप किस मकसद के तहत लिख रहे हैं। तो इसमें आपने बताना है कि आपने ख़त क्यों लिखा है। तो इसमें भी आपने मुख्तसर जुमले लिखने हैं, शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो कि पढ़ते वक्त पढ़ने वाले को बुरे ना लगें। जुमलों को बार बार आपने दोहराना नहीं कि ख़त पढ़ने वाला बेजार हो जाए, ठीक है। आपने मुख्तसर जुमलों में अपने ख़त लिखने का मकसद बयान करना है ताकि पढ़ने वाले का वक्त भी ज़ाया ना हो और उसे आपके ख़त लिखने का मकसद जो है वो वाज़े तौर पर समझ आ जाए। फिर है नंबर 6 पे इख्तितामी सतूर। अब इसमें आपने घर वालों जिससे आप ख़त लिख रहे हैं उसके घर वालों को आपने सलाम लिखना है और दुआया कलमात तहरीर करने हैं, ठीक है। मतलब एक अच्छे तरीके से आप अपने ख़त का इख्तिताम करना है कि आप उसके घर वालों को सलाम दे रहे हैं और उन्हें दुआया कलमात आप तहरीर कर रहे हैं। फिर है नंबर 7 पर इख्तितामी आदाब व अल्फाज। अब जब आप ख़त का इख्तिताम कर रहे हैं तो तब भी आपने बहुत अच्छे अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करना है, जैसे कि वसलाम, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इस तरह के अल्फाज आपने लिखने हैं। फिर नीचे दूसरी लाइन में आप लिखेंगे आपका दोस्त, आपका भाई, आपका फर्मा बरदार बेटा। फिर आप उसके बाद अपना नाम भी लिख सकते हैं या आप अलिफ बे जीम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नाम लिखना चाहें तो आप अपना नाम भी तहरीर कर सकते हैं, नहीं अगर आप नाम नहीं लिखना चाह रहे तो आप अलिफ बे जीम लिखकर अपने ख़त का इख्तिताम कर सकते हैं। तो ये था ख़त नवीसी के हवाले से एक खाका। उम्मीद है कि इसकी मदद से आप एक बहुत ही आला पाए का ख़त तहरीर कर सकते हैं और ये ख़त लिखने में आपकी बहुत मदद करेगा। तलबा तलबात, ख़त नवीसी के हवाले से आपको बहुत सी अहम बातें बताई गई और उम्मीद है कि उनकी मदद से आप एक बेहतरीन ख़त तहरीर कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने ख़त के उन्वान की तरफ। तो आप सब तवज्जो से सुने कि हमारे ख़त का उन्वान क्या है। तो उन्वान कुछ इस तरह से है, दोस्त के नाम ख़त लिखिए और उसे सुबह की सैर के फ़वाइद बताइए। देखिए कितना दिलचस्प उन्वान है और इस उन्वान के मुताबिक आप बहुत अच्छे मशवरे अपने दोस्त को दे सकते हैं
कि सुबह की सैर के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो उम्मीद है कि इस पर आप एक बेहतरीन ख़त तहरीर कर लेंगे और अपने दोस्त को सुबह की सैर के बहुत अच्छे फ़वाइद आप बताएंगे। तलबा सुबह की सैर के फ़वाइद के हवाले से आपको चंद अहम नुकात बताए जा रहे हैं। इन नुकात को आप अपने ख़त के मतन में शामिल कर कर एक बहुत ही बेहतरीन ख़त तहरीर कर सकते हैं। तो वो नुकात क्या हैं, आप सब तवज्जो से सुने। सबसे पहले है तंदुरुस्त और तवाना। तो इस सिलसिले में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सैर करने से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है। सुबह की सैर को हमें अपना मामूल बना लेना चाहिए, क्योंकि सुबह की हवा से इंसान सारा दिन तरोताज़ा रहता है। फिर है फुर्ती और तेज़ी। इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इंसान का जिस्म चुस्त और तवाना रहता है, वो हर काम बड़ी फुर्ती और तेज़ी से सर अंजाम देता है और उसका जहन और दिमाग भी तंदुरुस्त रहते हैं। इसके बाद है हशाश बशाश। सैर करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान खुश मिजाज और जिंदा दिल हो जाता है और वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इसके बाद है बीमारियों से दूर। तो सैर करने से इंसान बीमारियों से कोसों दूर रहता है, वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता और वो एक भरपूर जिंदगी गुजारता है। तो ये थे चंद अहम नुकात। इनको आप अपने ख़त के मतन में शामिल करके एक बेहतरीन ख़त तहरीर कर सकते हैं। तलबा सुबह की सैर के फ़वाइद के हवाले से चंद अहम नुकात आपको बताएंगे और इन नुकात को आप अपने मतन में शामिल करके बहुत अच्छा ख़त तहरीर कर सकते हैं। जैसे कि तंदुरुस्त और तवाना में आप लिख सकते हैं कि सुबह की सैर को अपना मामूल बना लें। सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा इंसान को तरोताज़ा रखती है। फिर आप अपने दोस्त को बताएं कि इंसान का जिस्म चुस्त और तवाना रहता है, वो हर काम फुर्ती और तेज़ी से सर अंजाम दे सकता है और उसका जहन और दिमाग भी तंदुरुस्त रहते हैं। हशाश और बशाश के हवाले से आप अपने दोस्त को कह सकते हैं कि इंसान खुश मिजाज और जिंदा दिल रहते हैं, यानी सुबह की सैर से इंसान खुश मिजाज और जिंदा दिल हो जाते हैं, वो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से बीमारियों से दूर में आप अपने दोस्त को मशवरा दे सकते हैं कि इंसान का बीमारियों से कोसों दूर रहना, यानी इंसान बीमारियों से कोसों दूर रहता है, वो वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। तो इन नुकात को अगर आप अपने ख़त के मतन में शामिल करेंगे तो आप एक बेहतरीन ख़त तहरीर कर सकते हैं। तो तलबा ख़त नवीसी के हवाले से हमारा आज का जो उन्वान था वो इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि इन नुकात की मदद से आप एक बेहतरीन ख़त तहरीर कर सकेंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन इख्तिताम पजीर हुआ।